हेलो बीएससी के कमांडोज। इस लेक्चर में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया की संरचना को। किसको पढ़ने वाले हैं बेटा? बैक्टीरिया की संरचना को हम पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बैक्टीरिया की संरचना की स्टडी की जाएगी। तो एक प्रारूपिक बैक्टीरिया की परासंरचना हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरिया। परासंरचना को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसी भी सूक्ष्म जीव की जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस सूक्ष्म जीव का अध्ययन हम किससे कर रहे हैं, कौन से प्रकार की सूक्ष्मदर्शी से कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ए टिपिकल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ए टिपिकल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, एक प्रारूपिक बैक्टीरिया की परासंरचना का अध्ययन अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का माप या साइज की अपन बात कर लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया की साइज या उसका आमाप क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा था बेटा कि बैक्टीरिया जो होते हैं सामान्य रूप से गोलाकार और छड़ाकार होते हैं। ठीक है ना। अगर सामान्य रूप से बात करें तो गोलाकार या कोकाई बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गोलाकार बैक्टीरिया। तो गोलाकार जो बैक्टीरिया होता है उसका जो व्यास होता है, क्योंकि गोलाकार बैक्टीरिया का अपन क्या देखेंगे, व्यास। तो 0.5 से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। गोलाकार जो बैक्टीरिया होता है उसका जो व्यास होता है, क्या देखेंगे बेटा? व्यास देखेंगे। तो गोलाकार बैक्टीरिया का जो व्यास होता है वो 0.5 से 2.5 माइक्रोमीटर के बीच होता है नॉर्मल कंडीशन में। और जो छड़ाकार बैक्टीरिया होता है उसकी क्या देखेंगे बेटा? लंबाई देखेंगे। तो जो छड़ाकार बैक्टीरिया की जो लंबाई होती है वो बेटा, छड़ाकार बैक्टीरिया की लंबाई होती है 0.3 से 15 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। क्या होती है बेटा? 0.3 से 15 माइक्रोमीटर के बीच की लंबाई होती है अधिकतम। न्यूनतम 0.3 और अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 15 माइक्रोमीटर के बीच में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है, सबसे बड़े बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा जो जीवाणु होता है, सबसे बड़ा जीवाणु, ठीक है। तो उस सबसे बड़े जीवाणु का नाम है, सबसे बड़ा जो जीवाणु होता है वो होता है बेटा बेगियाटोवा मिराबिलिस। क्या होता है बेटा? बेगियाटोवा मिराबिलिस। ठीक है। अब इस बेगियाटोवा मिराबिलिस की जो मोटाई होती है, इसी की बात कर रहे हैं बेटा अपन। मोटाई जो होती है वो 16 से लेकर 45 माइक्रोमीटर होती है। क्या होती है बेटा? 16 से लेकर 45 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। जबकि अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की, किसकी लंबाई की? बेगियाटोवा मिराबिलिस, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा जीवाणु है। क्या है बेटा? सबसे बड़ा बैक्टीरिया क्या है? बेगियाटोवा मिराबिलिस। सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो है बेगियाटोवा मिराबिलिस। याद रख लेना, इसकी मोटाई होती है 16 से 45 माइक्रोमीटर के बीच में, यानी कि न्यूनतम मोटाई 16 हो सकती है और अधिकतम मोटाई 45 होती है। जबकि इसकी जो लंबाई होती है अधिकतम क्या होती है? 18 माइक्रोमीटर तक होती है। अधिकतम मोटाई कितनी होती है? 80 माइक्रोमीटर तक होती है। 80 माइक्रोमीटर तक, 80 माइक्रोमीटर तक होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जीवाणु कौन होता है? बेगियाटोवा मिराबिलिस। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीवाणु बेगियाटोवा मिराबिलिस होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया की संरचना की बात। यहाँ पर माप की बात की कि बैक्टीरिया कौन कौन से साइज में पाया जाता है, अधिकतम व्यास कितना हो सकता है कोकाई बैक्टीरिया का, तो ये है। और जो बेसिलाई बैक्टीरिया होता है उसकी अधिकतम
मैक्सिमम लंबाई और मिनिमम लंबाई कितनी होती है वो ये है। सबसे बड़ा जीवाणु जो होता है बेगिया टोवा मिराबिलिस होता है, उसकी मोटाई 16 से 45 माइक्रोमीटर तक तथा लंबाई 80 माइक्रोमीटर तक होती है। तो अपन ने यहाँ पर बैक्टीरिया के सामान्य माप की या साइज की बात की है, ठीक है ना। इसके बाद अपन आते हैं अपना जो मूल टॉपिक है उस पर आ जाते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या है बेटा, जो बैक्टीरिया होता है, ये यहाँ पर बैक्टीरिया की संरचना है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, अपन ने विभेदक लक्षणों में पढ़ा था। बैक्टीरिया क्या होता है बेटा, एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा भी एक कोशिकीय होता है, ठीक है ना। जबकि वायरस जो अपन ने पढ़ा था, वायरस जो विषाणु होते हैं वो अकोशिकीय, क्योंकि कोशिका नहीं है वो, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर कोशिका जैसे कोशिकांग वगैरह नहीं पाए जाते हैं ना, कोशिका जैसी कोई संरचना वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है ना, तो वो अकोशिकीय है। जबकि माइकोप्लाज्मा और जो बैक्टीरिया है वो एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर क्या है बेटा, सूक्ष्म जीव है। तो एक कोशिकीय और इसके साथ ही ये क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक है कि नहीं है, प्रोकैरियोटिक जीव है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है कौन, बैक्टीरिया, ठीक है ना, जैसे माइकोप्लाज्मा था वैसे ही, ठीक है ना। तो जब बेटा इसका अध्ययन जब अपन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से करते हैं, किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर मुख्यतया 6 भाग हमें दिखाई देते हैं। कितने भाग बेटा, 6 भाग। या अपन यूं कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की संरचना को 6 भागों के द्वारा या 6 घटकों के द्वारा अपन समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया का अध्ययन करने पर अपन को निम्न 6 भाग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले होता है बेटा सतही उपांग। क्या होता है बेटा, सतही उपांग। दूसरा पार्ट होता है सतही आसंजित उपांग। सतही आसंजित उपांग क्या होता है बेटा, सतही आसंजित उपांग। और तीसरा पार्ट होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है बेटा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है ना, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती थी, ठीक है ना। मुख्य अंतर होता है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में, कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसके बाद कोशिका झिल्ली। क्या होता है बेटा, कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, माइकोप्लाज्मा में तो पाई जाती थी कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। छठा जीव द्रव्य। क्या बेटा, जीव द्रव्य। और पांचों के बाद छठा क्या होगा बेटा, कोशिकांग। इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिनका अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मुख्य कोशिकांग जो होते हैं कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, वगैरह वगैरह, गोल्जी बॉडी है, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपर्दव्य जालिका, इस तरह के कोई इसके अंदर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अपने पर्टिकुलर कोशिकांग यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनका अध्ययन अपन आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 6 भाग यहाँ पर दिखाई देते हैं। या अपन बैक्टीरिया की संरचना को समझने के लिए इन 6 घटकों की स्टडी करेंगे। सतही उपांग, सतही आसंजित उपांग, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य और कोशिकांग की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सतही उपांगों की। किसकी बात करते हैं, सतही उपांग की, सरफेस अपेंडेज की, ठीक है ना। इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सतही उपांग, या इसे बोलते हैं अपन बेटा सरफेस अपेंडेज। क्या बोलते हैं, सरफेस अपेंडेज, ठीक है। तो सतही उपांग होते क्या हैं, तो बेटा बैक्टीरिया जो होता है उसके चारों तरफ, बैक्टीरिया के चारों तरफ कुछ सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है, जो कि उसके गमन में यानी कि चलने में या गतिशील होने में, गमन में, ठीक है, उसके लैंगिक जनन में तथा किसी अन्य परपोषी कोशिका से चिपकाने में या किसी परपोषी सजीव से चिपकाने में सहायक होती है। क्या कहलाते हैं, सतही उपांग कहलाते हैं। इसका मतलब यह है बैक्टीरिया का जो शरीर होता है, जो उसकी बाह्य जो भित्ति होती है, बाह्य जो सरफेस होती है, उस पर कुछ सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है, जो कि उसके गमन में, उसके जनन में या किसी अन्य परपोषी कोशिका से चिपकाने में क्या होती है, सहायक होती है। ऐसे उपांग क्या कहलाते हैं, सतही उपांग कहलाते हैं। बेटा बैक्टीरिया के अंदर 2 प्रकार के सतही उपांग पाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार के सतही उपांग पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो इसके अंदर पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा बेटा, कशाभिका। कशाभिका यानी कि फ्लैजिला,
ठीक है बेटा, फ्लैजिला। इसके अलावा इसके अंदर रोम पाए जाते हैं या पक्षमाप पाए जाते हैं, जिन्हें अपन पीली, PILI पीली, या फिम्बरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिम्बरी। ठीक है ना, फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? रोम, पीली या फिम्बरी। ठीक है ना, इसको फिम्बरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दो प्रकार के सतही उपांग बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। पहला है बेटा कशाभिका, जिन्हें फ्लैजिला कहते हैं। दूसरा है बेटा पक्षमाप या रोम, जिन्हें क्या कहते हैं? पीली या फिम्बरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जो बैक्टीरिया की संरचना है उसके अंदर बेटा ये देखो, ये जो संरचना है ये कहलाती है बेटा फ्लैजिला। ये क्या कहलाती है बेटा? फ्लैजिला। ठीक है, क्या कहलाती है? फ्लैजिला। ठीक है, ये होता है फ्लैजिला। क्या होता है? कशाब। बेटा जो फ्लैजिला है वो एक वचन है, यानी कि एक कशाब को अपन फ्लैजिला कहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं फ्लैजिलम, क्या बात कहूं मैं? फ्लैजिलम। अगर मैं यूं कह दूं फ्लैजिलम, तो ये कह रहे हैं अपन जब बहुत सारी कशाबिकाएं होती है, अपन ने पढ़ा था जैसे गुच्छ कशाबिक है, बैक्टीरिया के प्रकारों में पढ़ा था, तो वहां पर बहुत सारी कशाबिकाएं पाई जाती है, तो उनको बहुवचन के रूप में अपन क्या कहेंगे? फ्लैजिलम। जबकि एक कशाब को क्या कहेंगे? फ्लैजिला। तो अपन ने जो ये स्ट्रक्चर बनाई है इसमें अपन ने एक कशाब को शो किया हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? फ्लैजिला कहेंगे। ठीक है बेटा, अब ये जो फ्लैजिला होती है, ये जो फ्लैजिला होती है ये क्या होती है? ये बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उससे, वहां से कोशिका भित्ति के आधार से वहां से उत्पन्न होती है, और ये एक चाबुक के समान संरचना होती है। चाबुक के समान या धागे समान या किसके समान? फीते के समान संरचना होती है, जो कि बैक्टीरिया के गमन में सहायक होती है। अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कशाभिका की। तो कशाभिका चाबुक के समान संरचना होती है। किसके समान संरचना होती है बेटा? चाबुक के समान संरचना होती है, जो कि बैक्टीरिया के गमन में सहायक होती है। और इस कशाभिका की बात करें तो कशाभिका जो होती है वो कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? तो उस प्रोटीन का नाम है बेटा फ्लैजिलिन। किस प्रोटीन से कर बनी होती है कशाभिका? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। आधे नंबर में पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की जो कशाभिका होती है या फ्लैजिला होती है वो कौन से प्रोटीन से बनी होती है? तो बेटा वो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कौन से प्रोटीन से? फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से। अगर इसकी लंबाई की बात करें कि एक बैक्टीरिया के अंदर अधिकतम कितनी लंबाई की फ्लैजिला पाई जाती है, तो इसकी लंबाई 15 से 25 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। किसकी लंबाई? इस फ्लैजिला की या कशाब की लंबाई कितनी हो सकती है? 15 से 25 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, अभी इस फ्लैजिला की जब अपन बात कर रहे हैं तो फ्लैजिला जो होती है, बैक्टीरिया की फ्लैजिला, वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया की फ्लैजिला 3 प्रमुख भागों से मिलकर बनी होती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फ्लैजिला की। 3 प्रमुख भागों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है बेटा बेसल बॉडी, दूसरा होता है बेटा हुक के समान संरचना होती है, प्रोटीन से निर्मित, और तीसरा होता है बेटा फिलामेंट, तंतु। ठीक है बेटा, फिलामेंट। ठीक है, तो 3 भागों से मिलकर कौन बनती है? फ्लैजिला का निर्माण होता है। तो यहाँ पर होता ये है कि जब ये सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल किसकी है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, जिसके अंदर यहाँ पर आधारीय भाग पाया जाता है। किसका आधारीय भाग? फ्लैजिला का, यानी कि कशाब का आधारीय भाग पाया जाता है। कशाब का आधारीय भाग पाया जाता है, और यहाँ पर इस आधारीय भाग से उत्पन्न होकर के ये हुक समान संरचना पाई जाती है। यहाँ पर किसमें? फ्लैजिला में हुक समान संरचना पाई जाती है। ये फ्लैजिला के अंदर हुक समान संरचना पाई जाती है, जिससे फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? इससे निकल करके, हुक से निकल करके फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, और फिर ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये फिलामेंट अपन को दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये तो हो गया बेसल बॉडी वाला पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया बेटा? बेसल बॉडी। ठीक है ना, आधारीय भाग हो गया। और ये जो हुक के समान जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है बेटा हुक। ठीक है ना, ठीक है, ये हुक वाला पार्ट हो गया फ्लैजिला का, और ये जो पार्ट है ये फिलामेंट वाला पार्ट हो गया।
कौन सा पार्ट हो गया बेटा, फिलामेंट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कशाबिका होती है बैक्टीरिया की वो बेसल बॉडी, और ये बेसल बॉडी किसमें धसी हुई रहती है, ये बेटा ये सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है, क्या है, कोशिका भित्ति, किसकी, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में धसी हुई रहती है बेसल बॉडी। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो कशाबिका होती है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, सेल वॉल से होती है। तो यहाँ पर ये बेसल बॉडी है, इसके बाद ये हुक समान संरचना है जिसे हुक कहते हैं, और फिर इसके बाद ये फिलामेंट निकला होता है। ये फिलामेंट जो है जिसकी लंबाई अधिकतम 15 से लेकर के 25 तक, मिनिमम 15-25 माइक्रोमीटर तक अधिकतम हो सकती है। ठीक है बेटा, और ये जो फ्लैजिला होती है कौन से प्रोटीन से बनी होती है, फ्लैजिलिन से। क्या काम करती है, इसका वर्क क्या है, बताया मैंने, वर्क है गमन में सहायक होती है, गतिशीलता प्रदान करती है। भाई जिस बैक्टीरिया में कशाबिका पाई जाती है, ठीक है, उस बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अपन फिम्बरी की या रोम की। तो बेटा रोम क्या होते हैं, फिम्बरी क्या होती है, तो बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल से निकलने वाली छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो कि कशाबिकाओं के समान ही होती है। लेकिन बेटा कशाबिकाओं की लंबाई कम होती है और कशाबिकाओं की संख्या बैक्टीरिया में कम होती है, जबकि जो रोम या फिम्बरी की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि ये जो परत है पूरी की पूरी, या जो बाह्य भित्ति है किसकी, बैक्टीरिया की, संपूर्ण बाह्य भित्ति पर क्या पाई जाती है, फिम्बरी पाई जाती है, रोम पाई जाती है। यानी कि जो रोम की जो संख्या होती है वो किससे, फ्लैजिला से बहुत अधिक होती है। यहाँ पर ये जो निकली हुई है ना बेटा, ये भित्ति से जो निकली हुई, सेल वॉल से जो निकली हुई है ये संरचनाएं, ये क्या कहलाती है बेटा, फिम्बरी या पीली कहलाती है, रोम कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये पूरी की पूरी ये पीली जो है ये पूरे के पूरे एरिया को कवर करके रखती है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के कोशिका जो भित्ति है, ये जो भित्ति है सतह को, पूरे के पूरे सतह को कवर करके रखती है। ठीक है, वैसे अगर अपन बात करें इसकी जो प्रोटीन होती है, जो ये रोम है, जो ये पीली है या फिम्बरी जिसे कहते हैं, इसकी जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का नाम है बेटा फिलीन प्रोटीन। ये किससे मिलकर बनी होती है, फिलीन नामक प्रोटीन से। किससे बनती है, फिलीन नामक प्रोटीन से। ठीक है ना, किससे बनती है, फिलीन नामक प्रोटीन से रोम का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ई कोलाई बैक्टीरिया की, किसकी बात करूं, ई कोलाई बैक्टीरिया की। ठीक है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया बेटा सहजीवी बैक्टीरिया होता है, अपनी आंतों में, बड़ी आंत के अंदर जो कॉलम वाला भाग होता है वहां पर सहजीवी के रूप में पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। और इसके शरीर की संपूर्ण सतह पर कशाबिका भी पाई जाती है और क्या पाई जाती है, पिल्लाई भी पाई जाती है। और ये फिम्बरी नामक प्रोटीन 100% प्रोटीन से मिलकर बनी होती है इसका रोम। तो ई कोलाई का जो रोम होता है या जो पीली या फिम्बरी होती है वो 100% प्रोटीन से निर्मित होती है, 100% प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम है फिम्ब्रिलीन। क्या नाम है, फिम्ब्रिलीन। तो ई कोलाई की जो प्रोटीन होती है उसे अपन फिम्ब्रिलीन कहते हैं, जो कि 100% प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रोम होता है। 100% जो ई कोलाई का जो रोम होता है, जो पीली या फिम्बरी होती है, वो 100% प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। उस प्रोटीन का नाम होता है फिम्ब्रिलीन। क्या होता है, फिम्ब्रिलीन। जबकि जो सामान्य जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो रोम होते हैं, उनके रोम क्या होते हैं बेटा, सामान्य 100% शुद्ध प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते हैं, थोड़े बहुत कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन को किस नाम जाना जाता है, फिलीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने किसकी बात की, सतही उपांग की बात कर ली, जिसमें अपन ने पढ़ा कशाबिका को पढ़ा और रोम को पढ़ा। आगे अपन बात करेंगे सतही आसंजित उपांग के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये तो वो उपांग थे या सतही उपांग थे जो कि बैक्टीरिया के गमन में, किसी परपोषी को चिपकाने में, ठीक है, किसी परपोषी से इस बैक्टीरिया को चिपकाने में सहायक होते थे और गमन में सहायक थे और लैंगिक जनन में सहायक थे। अपन लैंगिक जनन में कैसे सहायक थे, क्योंकि ये संयुग्मन नलिका बनाते हैं बेटा, अपन पढ़ेंगे वहां पर संयुग्मन नलिका, संयुग्मन की एक प्रोसेस होती है लैंगिक जनन की, जब बैक्टीरिया में जनन पढ़ेंगे तब अपन को समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपन सतही आसंजित उपांग की, सतही आसंजित उपांग की। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, सतही आसंजित उपांग, सरफेस कवरिंग अपेंडेज,
ठीक है, सरफेस कवरिंग अपेंडेज, ठीक है ना। जैसे कि अपन बात करते हैं कोई भी पादप कोशिका की अगर अपन बात करें तो सबसे भाई ये परत सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि सेल वॉल के जस्ट बाहर की तरफ कुछ श्लेष्मीय पदार्थ जमे हुए होते हैं, यानी कि सेल वॉल के बाहर चारों तरफ क्या जमा होते हैं, कुछ श्लेष्मीय पदार्थ जमे होते हैं। क्या जमे होते हैं बेटा, श्लेष्मीय पदार्थ, ठीक है ना, श्लेष्मीय पदार्थ जमे होते हैं, ठीक है ना। और ये श्लेष्मीय पदार्थ जब ये कोशिका भित्ति के चारों तरफ जमे होंगे तो ये श्लेष्मीय पदार्थ एक प्रकार की परत का, एक श्लेष्मीय परत का निर्माण करते हैं जिसका नाम है औपंक परत। क्या नाम है बेटा, औपंक परत। क्या नाम है बेटा, उस श्लेष्मीय परत का नाम है औपंक परत, यानी कि स्लाइम लेयर। किसका निर्माण करते हैं, स्लाइम लेयर का निर्माण करते हैं, औपंक परत का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको पता है सतही आसंजित उपांग, तो जो सरफेस को कवर कर रहा है, यानी कि जो सेल वॉल को कवर कर रहा है, सेल वॉल ही तो सरफेस होती है, तो उसको जो कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है वो कौन है, श्लेष्मीय पदार्थ पाए जाते हैं, वो इसको चारों तरफ से कवर करते हैं सेल वॉल को। और ये श्लेष्मीय पदार्थ की जो परत बनी है ये परत कहलाती है बेटा औपंक परत, या जिसे कहते हैं अपन स्लाइम लेयर। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। तो सबसे बाहर की तरफ जो ये मोटी परत दिख रही है सेल वॉल के बाहर की तरफ, इसे क्या कहते हैं अपन, औपंक परत कहते हैं बेटा, औपंक परत। क्या कहते हैं, औपंक परत। लेकिन इसकी एक विशेषता भी होती है, उसको पढ़ेंगे अपन, औपंक परत कहते हैं, स्लाइम लेयर। अब होता क्या है, ये स्लाइम लेयर कुछ बैक्टीरिया में सूख जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ये जो श्लेष्मीय पदार्थों से बनी हुई जो औपंक परत है या स्लाइम लेयर है वो सूख जाती है और किसका निर्माण करती है, संपुट का निर्माण करती है। संपुट जिसे अपन बोलते हैं कैप्सूल या संपुट, कैप्सूल या संपुट का निर्माण। तो ये औपंक परत जो होती है ये सूख करके किसका निर्माण करती है बेटा, संपुट या कैप्सूल का निर्माण करती है, कैप्सूल का निर्माण करती है। अब ये क्या काम आता है बेटा, एक कैप्सूल, ठीक है बेटा, ये कैप्सूल क्या काम आता है, तो बेटा जिन बैक्टीरियल कोशिकाओं में ये औपंक परत या कैप्सूल नामक संरचना पाई जाती है तो ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है इस बैक्टीरिया को, प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो इस संपुट का क्या कार्य है, इस बैक्टीरिया को प्रतिजैविक पदार्थों से बचा कर रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने सतही आसंजित उपांग को पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, कोशिका भित्ति के बारे में। तो अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति की। बेटा तीसरा पॉइंट अपन का है कोशिका भित्ति। तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति विशेष प्रकार की होती है बेटा, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेल वॉल विशेष प्रकार की होती है। सेल वॉल, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, सेल वॉल विशेष प्रकार की होती है। अपन जानते हैं कि जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो बेटा किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से। लेकिन जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेल्यूलोज का अभाव होता है। किसका अभाव होता है बेटा, सेल्यूलोज का अभाव होता है। किसकी भित्ति में, बैक्टीरिया की भित्ति में सेल्यूलोज का अभाव होता है, जबकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। म्यूकोपेप्टाइड पदार्थ होते हैं बेटा, म्यूकोपेप्टाइड प्लस म्यूकोपेप्टाइड और क्या पाया जाता है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। ये पदार्थ पाए जाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन नामक पदार्थ यहाँ पर इसकी सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति ये बेटा सेल वॉल है इसकी, जो कि किससे घिरी हुई है, कैप्सूल से घिरी हुई रहती है। कोशिका भित्ति या हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ सेल वॉल, ठीक है ना, जो कि किससे मिलकर बनी है, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन। अपन ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई ये जो कोशिका भित्ति है, ये जो कोशिका है बैक्टीरिया की, वो कोशिका भित्ति से चारों तरफ से घिरी हुई रहती है, ठीक है ना। और ये सेलुलोज से निर्मित ना होकर के म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। अगर मैं बात करूँ इसकी मोटाई की, 100 से लेकर के 150 एंगस्ट्रॉम तक इसकी मोटाई होती है। किसकी बेटा, सेल वॉल की मोटाई होती है ना। और यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है ये विशेष प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है, जिनको क्या कहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ये बेटा पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में जानकारी होना चाहिए। पेप्टिडोग्लाइकन एक मिश्रित प्रकार का बहुलक होता है। क्या होता है बेटा,
मिश्रित प्रकार का बहुलक होता है, जो कि दो प्रकार के पदार्थों के मिलने से बनता है। ये मिश्रित प्रकार का बहुलक होता है जो कि दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? नागेश्वर। अच्छा नागेश। तो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, नाम नागेश। ठीक है ना, नाम नागेश। ठीक है, तो बेटा आपका नाम क्या है? नागेश। ठीक है, तो NaM और NAG, तो जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो दो प्रकार के पदार्थों का बहुलक होता है। दो प्रकार के पदार्थ N म्यूरेमिक एसिड। क्या होता है बेटा? म्यूरेमिक एसिड, इससे मिलकर बना है। जबकि नाग का मतलब होता है N एसिटाइल ग्लूकोसेमिन एसिड, दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। बेटा जो NAG होता है ये अमीनो शुगर होती है, यानी कि जो अमीनो एसिड होता है उससे जुड़ी होती है शुगर, तो अमीनो शुगर होती है। जबकि ये क्या होता है? म्यूरेमिक एसिड होता है, म्यूरेमिक एसिड। ठीक है ना, तो ये दोनों पदार्थ मिलकर के NaM नाम और NAG नेग, ये दोनों मिलकर के ये क्या बनाते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? बैक्टीरिया की सेल वॉल का निर्माण करते हैं। आगे अपन बात करें इसके बाद कोशिका भित्ति में ही बात करेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। बेटा ग्राम अभिरंजन तकनीक याद है 1884 में डेनमार्क निवासी हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। विश्व प्रसिद्ध टेक्निक है बैक्टीरिया को अभिरंजन करने की, बैक्टीरिया को रंगने की, बताया था अपन ने। तो कोशिका भित्ति पर ही आधारित होता है ग्राम अभिरंजन तकनीक। वहाँ पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें डिफरेंट क्यों पैदा होता है कि भाई एक तो क्रिस्टल वायलेट रंजक को अपना लेता है और एक बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव होता है वो क्रिस्टल वायलेट रंजक को क्या कर देता है? वो नेगलेक्ट कर देता है उसे। तो जब एल्कोहल से ग्राम पॉजिटिव जो क्रिस्टल वायलेट रंजक से रंगे हुए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनको एल्कोहल से धो दिया जाए तो उनका क्रिस्टल वायलेट रंजक या बैगनी कलर नहीं निकलता है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जब वो क्रिस्टल वायलेट रंजक से रंगे हुए होते हैं, अगर उन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर धो दिया जाए एल्कोहल से तो उनका कलर या क्रिस्टल वायलेट रंजक का जो बैगनी कलर है वो निकल जाता है। उसका जो कारण है वो सेल वॉल। ये बेटा होता क्या है? बेटा होता क्या है कि जैसे कि मैं बात करूं, ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल वॉल। मैं बात कर रहा हूं कि ये सेल वॉल है किसकी? बेटा ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या है? सेल वॉल है बैक्टीरिया की, और ये जो वाला पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, ठीक है, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो होता क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से निर्मित और म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित। तो ये सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे बनी है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन से। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर तो क्या होता है? जैसे कि इसमें मान लो कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। कुछ मात्रा में इस सेल वॉल की परत पर टिकोइक एसिड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिकोइक एसिड। क्या पाया जाता है बेटा? टिकोइक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, इस सेल वॉल पर क्या पाया जाता है? टिकोइक एसिड। अब होता क्या है, अब अगर दूसरे अपन ग्राम नेगेटिव की बात करें तो वहां पर क्या होता है? अगर ग्राम नेगेटिव की मैं बात करूं तो ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, समझाने के लिए बेटा। ठीक है ना, ये ग्राम नेगेटिव की और ये सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ठीक है, ये क्या है बेटा? सेल वॉल। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है और ये बेटा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पर थी। ठीक है ना, अब अपन बात करें कि जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसको लिख देते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, तो दोनों की एक जैसी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये सेल वॉल की जो परत होती है ये मोटी होती है थोड़ी। क्या होता है? इसकी जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, इसकी बाह्य परत पर
बाह्य परत पर एक और लेयर भी पाई जाती है, एक और लेयर पाई जाती है। ये जो लेयर होती है, ये जो लेयर होती है ये बनी होती है बेटा लिपोपोलीसेकेराइड की। किसकी बनी होती है? लिपोपोलीसेकेराइड की, सेकेराइड, लिपोपोलीसेकेराइड्स की बनी होती है, जबकि यहाँ पर लिपोपोलीसेकेराइड नहीं पाया जाता। तो होता क्या है कि जब ग्राम अभिरंजन तकनीक को यूज में लाते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर जब क्रिस्टल वायलेट रंजक अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल वायलेट रंजक ये जो पेप्टिडोग्लाइकन जो यहाँ पर उपस्थित है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। और जब इसको अपन एल्कोहल से धोते हैं तब भी वो क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन ने वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रखा है क्रिस्टल वायलेट रंजक को, इसलिए इसकी सतह से वो क्रिस्टल वायलेट रंजक नहीं निकल पाता। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी जो सेल वॉल है उसकी बाह्य परत पर लिपोपोलीसेकेराइड का एक और आवरण पाया जाता है। तो क्रिस्टल वायलेट रंजक से जब इसे रंगते हैं तो रंगने में तो आ जाता है, लेकिन जब एल्कोहल से धोते हैं क्योंकि ये पूरा अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्रिस्टल वायलेट रंजक अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिपोपोलीसेकेराइड की एक एक्स्ट्रा परत यहाँ पर पाई जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से जब अपन एल्कोहल से इसे धो देते हैं तो इसका जो क्रिस्टल वायलेट रंजक है वो निकल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर लिपोपोलीसेकेराइड की एक एक्स्ट्रा परत नहीं पाई जाती, यानी कि वो सेल वॉल ही है, ये यहां से लेकर के यहां तक सेल वॉल ही है। ये जो है म्यूकोपेप्टाइड और किससे मिलकर बनी है? देखो बेटा इसके अंदर म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बाहर की तरफ लिपोपोलीसेकेराइड की एक एक्स्ट्रा परत भी होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर, जबकि इसमें नहीं होती है। एक और बात कर लेते हैं, ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया इसकी सेल वॉल मोटी होती है। क्या होती है बेटा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है? मोटी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पतली होती है। इसके अंदर ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? लिपोपोलीसेकेराइड भी पाया जाता है, यानी कि ये एक जो लेयर यहाँ पर बन रही है, कंप्लीट जो लेयर बन रही है वो पतली है, जबकि जो यहाँ पर सिंगल जो लेयर है जो कि किससे? म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है वो मोटी होती है, ठीक है ना। ये होता है ग्राम पॉजिटिव और ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन ने बात कर ली बेटा कोशिका भित्ति की, ठीक है, सेल वॉल की, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। एक स्तरीय यहाँ पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो कि चारों तरफ से किसको घेरे रखती है? साइटोप्लाज्म को घेरे रखती है। तो बेटा ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्लस ये क्या होती है बेटा? एक स्तरीय लेयर होती है। क्या होती है बेटा? एक स्तरीय लेयर होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में ट्रिपल लेयर थी, त्रिस्तरीय थी, ठीक है ना। ये एक स्तरीय लेयर होती है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी एक स्तरीय लेयर होती है। किसके अंदर बेटा? किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। एक विशेष चीज होती है, कोशिका झिल्ली कई कई स्थानों पर क्या कर जाती है? अंतर्वलित हो जाती है जीव द्रव्य के अंदर। कई स्थानों पर अंतर्वलित होकर के किसका निर्माण करती है? कोशिका झिल्ली यहाँ पर बेटा मीजोसोम नामक संरचनाओं का निर्माण करती है। मीजोसोम या मध्यकाई से बोलते हैं, मध्यकाई, मीजोसोम या मध्यकाई नामक संरचना का निर्माण करती है। श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं और इसे माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस माना जाता है। विभेदक लक्षणों में अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर अपन ने बात की कोशिका झिल्ली की, ठीक है बेटा। किसकी बात की अपन ने? कोशिका झिल्ली की। अब अगर इसकी मोटाई की बात करें तो बेटा इसकी जो मोटाई होती है कोशिका झिल्ली की मोटाई वो 7.4 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 7.4 नैनोमीटर। यहाँ पर लिख देता हूँ 7.4 नैनोमीटर। अरे भाई ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच भी तो यही होता है, 7.4 ब्लड का पीएच होता है, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसे हटा देता हूँ मैं। आगे बात करते हैं जीव द्रव्य की, साइटोप्लाज्म की, ठीक है, जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ठीक है।
तो बैक्टीरिया के अंदर सुविकसित जीव द्रव्य पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा? पाया जा रहा है। उस जीव द्रव्य के अंदर बैक्टीरिया के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग और इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? घुलित अवस्था में उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो जीव द्रव्य यहाँ पर पाया जाता है, इसके अंदर घुलनशील प्रोटीन होती है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरियल जो कोशिकांग होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 80% यहाँ पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो वाटर जो होता है वो 80% वाटर यहाँ पर इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, तथा इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इसके अंदर, इस जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह तो पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कोशिकांगों की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिकांगों की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? ऑर्गेनेल्स की। तो कौन कौन से कोशिकांग यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना? कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स। तो बैक्टीरियल ऑर्गेनेल्स कहेंगे इसे, बैक्टीरियल ऑर्गेनेल्स। अब होता क्या है बेटा कि बैक्टीरिया के अंदर, जैसे पादप कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, वैसे कोशिकांग तो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरियल ऑर्गेनेल्स, कुछ कोशिकांग तो जरूर पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता, ठीक है। यहाँ पर गोल्जी काई नहीं पाई जाती, अंतःपर्दव्य जालिका नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी कुछ कोशिकांग यहाँ पर पाए जाते हैं जिन्हें बैक्टीरियल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिकांग के रूप में राइबोसोम, जो कि 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का इसलिए क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर dsDNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंड DNA, जिसे ही अपन इसका केंद्रक मानते हैं, जिसे अपन कहते हैं केंद्रकाभ, ठीक है ना। किसका केंद्रक? बैक्टीरिया का केंद्रक होता है ये dsDNA, जो कि साइटोप्लाज्म में घुलित अवस्था में उपस्थित होता है, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अपन के पास, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड RNA भी पाया जाता है, घुलित अवस्था में होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर मीजोसोम भी पाया जाता है, एक एक की अपन बात कर लेंगे डिटेल में। मीजोसोम भी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें मीजोसोम के अलावा, यहाँ पर क्रोमेटोफोर भी पाया जाता है, क्रोमेटोफोर भी पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिड नामक संरचना भी पाई जाती है, प्लास्टिड नामक संरचना, ठीक है ना, प्लास्टिड नामक संरचना। तो इनको अपन एक एक करके देख लेते हैं। तो कोशिकांगों की बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म में 70S प्रकार के राइबोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्रिया कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम क्या होता है बेटा? 70S प्रकार का होता है। किस प्रकार का? 70S प्रकार का। राइबोसोम की कुछ मात्रा तो घुलित अवस्था में, जीव द्रव्य में घुलित अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कुछ मात्रा RNA के साथ संलग्न होकर क्या बनाती है बेटा? क्या बनाती है? पोलीसोम बनाती है। क्या बनाती है? पोलीसोम, ठीक है, पोलीसोम बनाती है, ठीक है, पोलीसोम का निर्माण करती है, ठीक है, RNA के साथ संलग्न होकर। अब अगर मैं बात करूं dsDNA की, डबल स्ट्रैंड DNA, तो यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर घुलित अवस्था में dsDNA पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में घुलित अवस्था में डबल स्ट्रैंड वृत्ताकार DNA पाया जाता है, जो कि इस बैक्टीरिया का केंद्रक माना जाता है। क्या माना जाता है? केंद्रक। और इस प्रकार का अल्प विकसित केंद्रक ही तो केंद्रकाभ कहलाता है। अल्प विकसित केंद्रक ही तो केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहलाता है, ठीक है ना। क्योंकि इस केंद्रक में केंद्रक झिल्ली वगैरह ऐसी कोई संरचना नहीं है, डायरेक्ट जो dsDNA है वो घुलित अवस्था में यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ऐसा केंद्रक क्या कहलाता है? केंद्रकाभ कहलाता है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंड RNA यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो RNA है, ये जो RNA यहाँ पर है, ये जो RNA है, देखो ये सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जा रहा है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड RNA, जो कि साइटोप्लाज्म में घुला हुआ रहता है। इसके अलावा यहाँ पर मीजोसोम या मध्यकाय नामक संरचना पाई जाती है। मीजोसोम या मध्यकाय नामक संरचना। तो ये मध्यकाय जो संरचना होती है, या जो मीजोसोम जो संरचना होती है, ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनती है।
किससे बनती है? मीजोसोम कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? इसके अंदर श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। अगर बेटा अपन बात करें पादप कोशिका या जंतु कोशिका की, तो बेटा कोई भी कोशिका हो उसको अपनी वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता या एनर्जी की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? होगी बेटा। तो बैक्टीरिया को भी तो एनर्जी की आवश्यकता होगी। हमें और पादपों को एनर्जी कहाँ से मिल जाती है? क्योंकि अपने अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो इसे भी तो माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के समान कौन कार्य करता है? मीजोसोम। मीजोसोम किसके समान कार्य करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के समान, क्योंकि इसमें श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। यानी कि श्वसन का कार्य कौन करते हैं? मीजोसोम करते हैं। अच्छा, जो मीजोसोम है इसकी जो खोज की थी, और जो मीजोसोम है वो उसकी खोज की थी एफ जेम्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी बेटा? एफ जेम्स नामक वैज्ञानिक ने। मीजोसोम या मध्यकाय की खोज किसने की थी? एफ जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक बात और बेटा, मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस माना जाएगा? माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? उसका समझाते हैं वैसा ही कार्य कर रहा है जो नॉर्मल जो पादप कोशिका है, जंतु कोशिका होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, वही काम यहाँ पर बैक्टीरिया कोशिका के अंदर कौन कर रहा है? मीजोसोम। तो एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया का। एक बात और, जो मीजोसोम होते हैं वो बेटा बैक्टीरियल कोशिका में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 2 प्रकार के मीजोसोम होते हैं। एक तो होता है बेटा परिधीय मीजोसोम। अब परिधीय मीजोसोम का मतलब क्या है कि इसको मैंने बैक्टीरिया मान लिया, तो ये जो मीजोसोम है, कोशिका झिल्ली जो है वो केवल परिधि भाग पर ही अंतर्वलित होती है। कोशिका झिल्ली केवल परिधि पर ही अंतर्वलित होती है, तो इसको तो क्या कहते हैं? परिधीय मीजोसोम। और लेकिन जब ये जो कोशिका झिल्ली है इसके अंतर्वलन, इसका जो अंतर्वलन है यानी कि जो मीजोसोम है अंतर्वलित होकर क्या बनाती है? मीजोसोम। तो जो मीजोसोम है वो इस कोशिका के, अगर इस बैक्टीरियल कोशिका के अगर मध्य तक पहुंच जाते हैं तो ये केंद्रीय प्रकार का मीजोसोम कहलाता है। यानी कि कौन सा मीजोसोम? केंद्रीय मीजोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मीजोसोम है या जो कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है वो बैक्टीरिया के बीज सेंटर तक पहुंच जाता है, तो ये केंद्रीय प्रकार का मीजोसोम। और जब वो केवल सतह पर ही रहे यानी कि इस प्रकार से, ठीक है, परिधि पर ही रहे, तो ये परिधीय मीजोसोम। ये परिधीय मीजोसोम और ये केंद्रीय मीजोसोम। तो 2 प्रकार का मीजोसोम यहाँ पर होता है। कितने प्रकार का मीजोसोम होता है बेटा? 2 प्रकार का मीजोसोम होता है या मध्यकाय होता है। ठीक है बेटा, आगे अपन बात करते हैं मीजोसोम के बाद क्रोमेटोफोर की। ठीक है, तो बेटा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया तो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, यानी कि भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन अपना भोजन जब खुद बनाएंगे तो उनके अंदर वर्णक हो गए, और वर्णक किसी एक कोशिकांग के अंदर या किसी संरचना के अंदर पाए जाएंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर हरित लवक के समान संरचना, बेटा हरित लवक के अंदर ही तो वर्णक पाए जाते हैं, याद है ना बेटा? है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होगा, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हरित लवक जैसी संरचना होगी। तो हरित लवक जैसी संरचना यहाँ पर पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटोफोर। ठीक है ना, जीवाणु लवक। ठीक है, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटोफोर। और इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट 2 प्रकार के पिगमेंट, कौन कौन से? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन। पढ़ा था विभेदक लक्षणों में। 2 प्रकार के क्रोमेटोफोर के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जिनके कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये अपन ने बात कर ली बेटा क्रोमेटोफोर की। क्रोमेटोफोर किसका एनालोगस, किसका समजात माना जाएगा? हरित लवक का समजात। पादप कोशिका में जो काम हरित लवक करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, वही काम बैक्टीरिया कोशिका के अंदर क्रोमेटोफोर कर रहे हैं। इसके अंदर वर्णक है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन, है कि नहीं बेटा? ठीक है, तो ये क्रोमेटोफोर हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन प्लाज्मिड की। सॉरी, ये प्लास्टिड आ गया था, प्लाज्मिड की। ठीक है, प्लाज्मिड। अब बेटा प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो होते हैं बेटा वो एक्स्ट्रा डीएनए भाग होते हैं। ये तो मुख्य डीएनए इसका मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कुछ अन्य डीएनए पाया जाता है, कुछ छोटा भाग पाया जाता है डीएनए का। तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वृत्ताकार या सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड वैसे तो कुछ काम करता नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर करता है ये प्लाज्मिड, क्योंकि इस प्लाज्मिड के जो डीएनए होता है इसके अंदर प्रतिरोधी जीनें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रतिरोधी जीन्स पाई जाती है, जिसके कारण इस बैक्टीरिया पर प्रतिजैविक पदार्थों का प्रभाव कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड उपस्थित होता है वो बैक्टीरिया प्रतिजैविक पदार्थों से बचे हुए रहते हैं। और प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड बेटा एक काम और करता है, ये फर्टिलिटी फैक्टर के समान कार्य करता है। लैंगिक जनन में अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये प्लाज्मिड भी पाया जाता है, जो कि एक तरह का डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है वो कम होती है, यानी कि डीएनए की मात्रा इसके अंदर कम है। जबकि जो ये मुख्य डीएनए है जिसे अपन केंद्रकाभ कह रहे हैं, इसके अंदर डीएनए की मात्रा ज्यादा है और इसी के अंदर प्रोटीन निर्माण से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं पाई जाएगी। इसी कारण से इस केंद्रकाभ वाले डीएनए को अपन क्या कहेंगे, बैक्टीरिया का जीनोम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, बैक्टीरिया का जीनोम कहेंगे। ठीक है बेटा। एक बात और ध्यान में रखना कि जो प्लाज्मिड होता है, कभी कभी प्लाज्मिड क्या कर जाता है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है बेटा और इसका ये मुख्य डीएनए बैक्टीरिया का, तो कभी कभी क्या करता है, ये जो प्लाज्मिड होता है इस मुख्य डीएनए से जाकर के जुड़ जाता है। तो ये प्लाज्मिड जब इस मुख्य डीएनए से जाकर जुड़ जाता है तो एक प्रकार की संरचना बनती है जिसे बेटा कहते हैं अपन एपिसोम। क्या कहते हैं बेटा, एपिसोम। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जब क्या होता है, मुख्य डीएनए से जब प्लाज्मिड वाला जो डीएनए है वो दोनों जब जुड़ जाते हैं तो जो बनती है नई संरचना उसे कहते हैं बेटा एपिसोम। क्या कहते हैं, एपिसोम। तो ये ध्यान रख लेना। आई होप कि आपको बैक्टीरिया की परासंरचना अच्छे से समझ में आ गई होगी।